इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समाकलन के बारे में। समाकलन इंटीग्रेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह आपके राजस्थान बोर्ड, आरबीएसई, एनसीईआरटी, सीबीएसई, जेईई एडवांस मेंस सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यह टॉपिक आपके आरबीएसई में अप्रोक्सीमेट 13 मार्क्स का है। इसमें हमारे पास दो तरीके के इंटीग्रेशन हम पढ़ते हैं, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट। मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा आपको कि समाकलन क्या होता है। इनडेफिनेट मतलब कि अनिश्चित समाकलन, और डेफिनेट मतलब कि निश्चित समाकलन। तो मैं आपको ये सब बताऊंगा क्या होते हैं और हम ये सब पढ़ेंगे। और ये प्लेलिस्ट मेरी हिंदी में होने वाली है और साथ साथ मैं आपको इंग्लिश भी बताता रहूँगा, तो आप इंग्लिश वाले भी इसको प्रेफर कर सकते हैं। इससे आप क्या करेंगे, जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चन सोल्व कर सकेंगे आप। तो समाकलन क्या है? कुछ एक समाकलन है रिवर्स प्रोसेस, मतलब कि अपोजिट प्रोसेस है ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? अवकलन, जो आपने पढ़ा होगा। और समाकलन क्या है? उसी का अपोजिट प्रोसेस है। किस तरीके से अभी बताते हैं। सपोज कीजिए डी अपॉन डी एक्स, एक्स क्यूब क्या होता था आपके पास? सपोज करने की जरूरत नहीं है। डी अपॉन डी एक्स, एक्स क्यूब क्या होता था आपके पास? 3x स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर होता है। तो 3x स्क्वायर का समाकलन आपके पास होगा एक्स क्यूब। अभी फ़िलहाल के लिए आप इन्हें इग्नोर कर सकते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा ये क्या है। वैसे ही हम देखें कि हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कोस एक्स होता था। तो अब आप क्या लिखेंगे कि कोस एक्स का समाकलन हमारे पास क्या होगा? साइन एक्स होगा। यहाँ पर भी आपको क्या करना है? प्लस सी, और आपको यहाँ पर इन्हें इग्नोर करके चलना है अभी थोड़ी फिलहाल के लिए। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि समाकलन अवकलन का विपरीत अपोजिट प्रोसेस कैसे है। ये आपको समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं अपन। log x का आपके पास डिफरेंशिएशन होता था 1/x। तो इंटीग्रेशन तो अपन देखें कि 1/x का समाकलन आपके पास कितना होगा? log x होगा। वहीं से अपन एक और एग्जांपल देखते हैं। tan x का अवकलन आपके पास होता था sec स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का आपके पास समाकलन कितना होगा? tan x होगा प्लस सी। ये समझ में आ गया होगा कि आपके पास ये इसका अपोजिट प्रोसेस कैसे है। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये बताता हूँ। मैंने आपको कुछ चीज़ें छोड़ी थी, अभी इन्हें इग्नोर कीजिए, वह भी बता देता हूँ। एक तो मैंने बताया था ये, एक बताया था dx, एक था c। ठीक है, तो अभी आपके ये समझ में आया। अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए और इग्नोर कीजिए, मैं अभी आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि सपोज कर लेते हैं अब की बार हम कि हमारे पास fx का अवकलन कितना है? gx है। तो आप क्या बोलोगे कि हमारे पास gx का समाकलन कितना होगा? fx होगा। तो अब हम यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं सभी को एक साथ कि gx का समाकलन हमारे पास fx होगा। ये आपके यहाँ से ये समझ में आ गया। अगर इसमें यहाँ तक कोई डाउट है तो आप अभी ही आके कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आप बाद में क्या होता है कि खुद सोच रहे होते हैं कि हमारे आगे समझ में आ जाएगा। तो इस वाले में अगर आपको कोई डाउट है, ये वाला कैसे किया, ये 3 स्टेप्स है, तो इन वीडियो को वापस एक बार रिपीट कर सकते हैं, कमेंट कर दीजिए। मैं जो चीज़ समझ नहीं है मैं आपको बताने की ट्राई करूँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ gx एफ डी एक्स। तो मैंने बोला था आपको ये चीज़ें इग्नोर करने के लिए। ठीक है, तो ये देखो क्या है, ये हमारे पास समाकलन का संकेत है। ठीक है, एक तरह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे संकेत। और ये संकेत हम किसके लिए यूज करते हैं? हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए। कॉन्टिन्यूअस बोले तो सतत। तो इससे पहले अपने कंटिन्यूटी, डेरिवेबिलिटी, सततता, अवकलनीयता पढ़ ली होगी, तो वहाँ से आपको पता चल गया होगा एक सतत फंक्शन है। सतत फंक्शंस के लिए ही अपन यूज करने वाले हैं। ठीक है, और आपके पास अगर सपोज करो कि सतत फंक्शन क्या होता है, जैसे कि आपके पास ये कोई कर्व है, पेन में कोई दिक्कत आ गई, आपके पास ये कोई कर्व है,
तो ये आप यहाँ से देखेंगे, आपके पास यहाँ से लेके अगर कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, यहाँ से पीछे क्या कॉन्टिन्यूस है, सतत है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन का साइन। अब हम देखें कि एक दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट, जिसे शायद ऐसा तो डिसकंटिन्यूस तो नहीं बोल रहा मैं उसको, डिसकंटिन्यूटी में अगर आपके पास छोटी सी डिसकंटिन्यूटी होती है ना तो उसे हम यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं इन वाले केसेस में। लेकिन अगर आपके पास डिस्क्रीट होता है, शायद इसको हिंदी में विविक्त बोलते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं सिग्मा। और इसी सिग्मा को हम क्या करते जाते हैं, सतत करते जाते हैं, तो ये इस तरीके का साइन में चेंज हो जाता है। जो ये है संकेत, ये आपको पता चल गया है क्या है। और डिस्क्रीट मतलब कि इसी को अगर मैं डिस्क्रीटाइजेशन कर दूँ, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस था, इसे हम बोलते हैं सैम्पलिंग, इसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या ले लेते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग ऐसे कुछ वैल्यू ले लेते हैं, कुछ कर्व ये था, ठीक है। तो इन्हें हम बोल देते हैं, ये क्या है आपके पास डिस्क्रीट है, मतलब कि हर एक पॉइंट पर वैल्यू दी हुई है। डिस्क्रीट का एक एग्जांपल बताऊँ, आपने समांतर श्रेणी पढ़ी थी 1 2 3 4 क्लास 11th में, तो ये आपके पास क्या है, डिस्क्रीट ही तो है, एक पॉइंट पे वैल्यू दी है, 2 पे दे रखी है फिक्स इंटरवल के बाद, जबकि यहाँ पे पास क्या कंटिन्यूस हर एक पॉइंट के बाद है, तो इसे हम बोल देते थे डिस्क्रीट केस था। और यहाँ पे हम क्या यूज करते थे, अपने सम के लिए हम यहाँ पे सिग्मा ही यूज करते थे। तो यही वही सम है जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था, डिस्क्रीट के लिए है, अभी यहाँ पे आपके पास कंटिन्यूस के लिए। तो आपको ये संकेत समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो वापस आप कमेंट कर सकते हैं। जी एक्स देखें, जी एक्स से होता है, हम इस फलन का क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, तो इसे हम बोल देते हैं इंटीग्रेंड, जिसका हम समाकलन करते हैं, हिंदी में बोल देते हैं हम इसे समाकल्य, ठीक है। कोई एग्जाम में तो आने वाला नहीं है, आपके बेसिक नॉलेज के लिए है ये कि समाकल्य क्या होता है, तो इंटीग्रेंड इसे हम बोल देते हैं, ठीक है। एक्स को हम क्या बोल देते हैं, समाकल्य, जिसका हम समाकलन कर रहे होते हैं। इसे हम dx को हम बोल देते हैं कि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखो यार, इसकी हिंदी आप समझ सकते हैं कि समाकलन का चर है कुछ है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। जैसे हमारे पास वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, समाकलन कैसे करते हैं, जो आपके पास ये होता है, इसमें आप क्या करते हैं, इनकी छोटी छोटी पट्टियों को टुकड़ियाँ मान के ऐसे लेते हैं बहुत पास पास में, और फिर आप ये डिस्क्रीट वाले फॉर्मूलेज लगा देते हैं उनके लिए, बहुत सिंपल बहुत छोटी छोटी पट्टी लेते जाते हैं। एक डिस्क्रीट एक डिस्टेंस होती है dx आपने पढ़ा है कि जब हम यहाँ पे यूज करते हैं x dx डेल्टा x, ये यूज करते थे, वही dx है यहाँ पर, ये जिसमें आप क्या ले रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब आपने पट्टियाँ लिए ना जो x के रेस्पेक्ट में लिए, तो यहाँ पे आपके पास x एक्सिस से और कर्व से आने वाला होगा ग्राफ, एरिया होगा, जो क्या होगा, ग्राफ होगा। मैं आपको इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग बताऊंगा, तब आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पे fx क्या है, जो आपके पास समाकलन करने के बाद आंसर आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं, इंटीग्रल बोलते हैं इसे fx को। इंटीग्रल को हिंदी में हम बोलते हैं समाकल। आपको ये सब हिंदी में कोई भी नहीं बताएगा, किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। और इसी हम इंटीग्रल को fx को कुछ एक टर्म्स और बोल देते हैं, जो आपको क्या दी जाती है कि कई एक बार एग्जाम्स में दे दी जाती है fx को, कि आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है। इसे हम बोलते हैं इंटीग्रल बोलते हैं, पहला पॉइंट, हिंदी में बोले तो समाकल्य। सेकंड पॉइंट हम इसे बोलते हैं प्रीमिटिव, प्रीमिटिव का मतलब होता है पूर्वेग हिंदी में। अब भाई पूर्वेग का मतलब नहीं, वही है समाकलन करना है आपको। इंटीग्रल का मैंने मतलब क्या बताया था आपको, समाकल। या फिर इसे हम क्या बोल देते हैं, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव। अब यहाँ से आपको पता चल गया होगा डेरिवेटिव क्या होता है, अवकलन करना, DERIVATIVE, प्रति अवकलज। किसी भी फलन का अवकलन करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसे हम क्या बोलते थे, अवकलज। और समाकलन करने के बाद जो उत्तर आ रहा है, आंसर आ रहा है, उसे हम बोल रहे हैं प्रति अवकलज, समाकल या फिर समाकलज भी बोल सकते हैं। और जो ये प्रोसेस है जिसके द्वारा हम इंटीग्रल निकालते हैं उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट करना, समाकलन करना। इंटीग्रेट करना मतलब जोड़ना, जो आपस में क्या होता है, छोटे छोटे dx को लेके हम ऐड करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास c क्या है, ये कांस्टेंट है, तो हमारे पास c होता है जो होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। इसे हम बोल सकते हैं स्वेच्छ नियतांक। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्वेच्छ नियतांक।
ठीक है, तो अभी अब तो मैंने आपको बता दिया, ये आपके पास संकेत है, ये जी एक्स है जिसका आप समाकलन कर रहे हैं, इंटीग्रेंड बोल रहे हैं डी एक्स, जिसके रेस्पेक्ट में, जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, इक्वल्स टू एफ एक्स के जो आपका इंटीग्रल आ रहा है, प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव एंड सी कांस्टेंट है। अभी आपको बताऊंगा सी कैसे आता है। ठीक है, तो अभी तक आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले वाली हमारी डेफिनेशन तो याद होगी जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी इंटीग्रेशन की, कि ये क्या एंटी प्रोसेस है, मतलब कि अपोजिट रिवर्स प्रोसेस है। जैसे कि हम बात करते हैं कि एक्स स्क्वायर का हमारे पास डिफ्रेंसिएशन अवकलन कितना था हमारे पास, एक्स स्क्वायर का 2x, जानते हैं। अगर आप निकाले एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन कितना आने वाला है, 2x, और 1 क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है, 0। यहीं से अगर मैं देखूँ d/dx एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, मैं अब क्या -5 ले लेता हूँ, कितना रहे वापस 2x, -0 होगा तो भी 2x ही रहेगा ना। फिर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 10⁵5, 10⁵5 का मतलब समझते हो, ये बड़ा सारा नंबर है, 4 5 बोल कितने हो गए, 1 10 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 1 लाख है, तो ये आपके पास कितना रहा है 2x। तो इस तरीके से आप देखें कि एक तरीके से आप क्या लिख सकते हैं कि एनी कांस्टेंट सी मतलब कोई भी वैल्यू, जो कोई भी वैल्यू लगता है, 0 ली इस वाले केस में, 1 यहाँ पर, -5 यहाँ पर, -10 घात यहाँ पर, किसने भी घात तो उसको हम बोलेंगे इंटीग्रेशन 2x। तो यही इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, जिसे हम क्या करते हैं यूज करते हैं हमारे फॉर्मूलेज में यहाँ पर सी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सी भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मुझे इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग बताना चाहिए, आपको ये बॉडी वीडियो में परेशान हो चुके हैं। चलो मैं इसका आपको ज्योमेट्रिक मीनिंग बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पे देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस सी का अवकलन हमने देखा 2x है, तो मैंने आपको ये नहीं बताया, अवकलन बताया ना। तो फिर मैंने इसकी यही डेफिनेशन बताई थी शुरू में कि 2x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। आपको इस इंटीग्रेशन साइन का मतलब समझ में आ गया, 2x का मतलब समझ में आ गया। ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो यहाँ पे सी क्या आ रहा है, ऑटोमेटिक आ जा रहा है। तो यही है हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या फिर समाकलन नियतांक, स्वच्छ नियतांक, कुछ भी बोल देते हैं। अब आप यहाँ पर ये तो नहीं है कि आपके पास 2x दे रखा है तो आप यहाँ पे सी की कोई फिक्स वैल्यू बता सकते हैं, इसीलिए आप यहाँ पे सी की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है यहाँ पर इस वाले केस में। यहाँ पे क्या है, सी की कोई वैल्यू फिक्स है नहीं भाई साहब, कोई फिक्स वैल्यू मतलब कि कोई कांस्टेंट है कि आप बता देंगे यहाँ पे 2 आएगा यहाँ पे 3 आएगा, ऐसा नहीं बता सकते। तो इसीलिए इस इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं इनडेफिनेट। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास जो सी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू क्या है, डेफिनेट नहीं है, इस सी की वैल्यू चेंज होती रहती है, इसीलिए हम बोलते हैं इनडेफिनेट। और आप एक तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर इंटीग्रेशन आपको कहाँ से कहाँ तक करना है वो भी नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये क्या है, आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रल है। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि इंटीग्रल दो होते हैं, अनिश्चित एंड निश्चित। थोड़ी बहुत हिंदी बीच में वो हो जाता हूँ, तो अगर आप कंप्लीटली हिंदी वाले व्यूअर्स हैं तो आप मुझे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं हिंदी की ज़्यादा ट्राई कर लूँगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पता चल गया इंटीग्रेशन। अब आप समझ रहे होंगे कि डेफिनेट क्या होता है, तो डेफिनेट भी हम आगे पढ़ेंगे। जैसे कि मैं ऐसे लिख देता हूँ कि 1 से 2x dx, तो इसका इंटीग्रेशन होगा ना, उसकी एक वैल्यू फिक्स होगी। वैसे तो ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी फिक्स ही आएगी यहाँ पर, तो उससे आपके पास क्या आएगा कि अब एक फिक्स वैल्यू आएगी जहाँ पे आपको सी का मान क्या पता चल जाएगा। यहाँ पे आप x के पदों में नहीं रहेगा, आप यहाँ पे c का मान पता कर सकेंगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग बता देता हूँ आपको, कि मैंने बताया था कि हमारे पास अगर डिफ्रेंसिएशन हम देखिए gx का, तो जो हमारे पास था fx, तो मैंने यहाँ से निष्कर्ष निकाला था कि fx का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू dx हमारे पास कितना होगा, gx होगा। ठीक है, अब ये आता है कि हमारे पास ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट का मतलब क्या होता है, प्रदर्शित करता है, मतलब ये क्या शो करता है कि ये क्या है। तो देखो कि एक एग्जांपल देके देखता हूँ मैं यहाँ पे, कि मैंने लिया था 2x dx। इसी एग्जांपल को हम आगे एक्सप्लोर करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो क्या आपको एक्स स्क्वायर का कर्व पता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता है पैराबोला। कैसे, जैसे आपने पढ़े होंगे ना, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई मतलब y एक्सिस की उप तरफ होगा,
और जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है 0, वाई कोऑर्डिनेट में कितना है 0, मतलब ओरिजिन से चालू होता हुआ ये कुछ इस तरीके का पैराबोला है। ठीक है, पैराबोला ना बनाओ सही था, देख लेना। तो ये क्या होगा, कुछ इस तरीके का पैराबोला होगा। फिर अगर आप देखें कि यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू आप 1 ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास y हो गया, तो y इक्वल्स टू वाई माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप कोऑर्डिनेट निकालेंगे, एक्स की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, सपोज करो यहाँ से। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से, और सिमिलरली आप ठीक है, ये आपके पास क्या बनते जा रहे हैं, बहुत सारे पैराबोला बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे पैराबोला बनते जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, सपोज करो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, इसी तरीके से है। तो ये आपके पास ये क्या है, इसे हम बोलते थे फैमिली ऑफ कर्व, इसे हम बोल देते हैं वक्र परिवार। ठीक है, हिंदी में कुछ। तो जो हमारे पास इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स होता है ना, जो किसी पॉइंट आप ले लो, इस पे कर्व पे कोई भी पॉइंट ले लो आप, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ, ये कोई पॉइंट ले लिया मैंने एक्स एक्सिस पर, सपोज करो x1। तो जो आपके पास इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स होता है, इन पॉइंट्स पर टेंजेंट मतलब कि स्पर्श रेखा, इस पॉइंट पर आप स्पर्श रेखा किस तरीके से बनाएंगे, कुछ इस तरीके से, 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 कुछ इस तरीके से। तो ये क्या करता है, हमारे पास इंटीग्रेशन क्या करता है, इस टेंजेंट को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। और ये स्पर्श रेखाएं आपस में क्या होती है, समांतर होती है। तो समझ में आ गया होगा आपके कि इंटीग्रेशन डी एक्स एफ एक्स डी एक्स क्या करता है कि कर्व जी एक्स के पॉइंट, कोई पॉइंट आप ले लीजिए x1 पर, टेंजेंट्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, जो आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड, इस कर्व से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या देखा था कि इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, अनिश्चित, निश्चित। ये जेई आरबीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अभी तक हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ देखी है, और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट है, मतलब कुछ ऐसे जो हमने क्वेश्चंस करना भी स्टार्ट नहीं किया, हम आगे से इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बस पढ़ते रहिए। थैंक यू।